Hello students, welcome to the online chemistry class। तो जैसे कि हमने अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो बाय डेफिनेशन जो आयनिक बॉन्ड क्या है, अगर हमारे पास दो आयन्स हैं, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो एटम्स जो हैं अपने ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और गेन करते हैं। उसके बाद जो भी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कटायन बन जाता है, और जिसने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं वो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड अनायन बन जाएगा। ठीक है, तो फिर जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो आयंस के बीच में, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने सोडियम ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरीन। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँगा 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसे अगर अपना सोडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और अगर क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहाँ पर जाएगा, क्लोरीन के पास। ठीक है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो अभी इनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या बनेगी, देखिए 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी लिख के देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ पर भी क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर ये जो है सोडियम Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस, ये दोनों आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर बॉन्ड क्या बना, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लूँगा, जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड की, CaF2। हाँ जी, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो इसमें क्या है, कैल्शियम है, दो हमारे पास फ्लोरीन है, तो हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए यहाँ पर, 10 12 4s2 पूरे हो गए। देखिए 2 4 10 12 18 एंड 20। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। ठीक, तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसकी डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो कैल्शियम की डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मार्क कर दिए।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से ले रहा हूँ फ्लोरीन, 2 एटम। फ्लोरीन के कितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिए 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कैल्शियम ने अगर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो उसको ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर फ्लोरीन ने अपनी जो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन करना पड़ेगा दोनों को। तो एक जो है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास चला जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर देखिए अभी बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है। कैल्शियम के ऊपर आ गया कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर उसने अपने जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसके हम जो है इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं। कैल्शियम के आउटर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर 8 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। फ्लोरीन के भी कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इनके जो है आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड ही एक इसमें टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हुए हैं और गेन हुए हैं, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी सोडियम क्लोराइड की, NaCl। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई है? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकला और क्लोरीन में चला गया। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसकी कोवलेंसी या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1, ठीक है। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? 2। जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड में है तो कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन लूज़ करे हैं? 2। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2। फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं? 1, एक अलग अलग। तो उसकी कितनी होगी इलेक्ट्रोवैलेंसी? 1। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोवैलेंसी भी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको गवर्न करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है नंबर 1 वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन दोबारा से लिखते हैं। फर्स्ट फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी। तो इसमें क्या है, जिस भी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। जिस भी एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। और थर्ड है एक यहाँ पर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी क्या है? जब
अलग अलग एटम्स जो हैं अपने आप को थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से आयंस ने अपने आप को थ्री डिमेंशनली अरेंज कर रखा है। तो ये क्या है, एक लैटिस है। लैटिस की अलग अलग शेप भी हो सकती है, तो ये एक लैटिस है, थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट है। जब भी लैटिस बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, नेगेटिव एनर्जी होती है इसकी। तो लैटिस एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन कंडीशंस हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरी बात, जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। और जब ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाकर लैटिस बना रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसके ऊपर जो आयनिक बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो आज हम जो है इतना ही करेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू बेटा।